नमस्कार, आपका बहुत स्वागत है इंडिया वॉइस पे। मैं हूं आपके साथ समृद्ध मिश्रा। वक्त हो चला है देवभूमि समाचार का, तो बुलेटिन की शुरुआत करते हैं पहली खबर के साथ। उत्तराखंड में पिछले कई दिनों से अंकिता भंडारी हत्याकांड को लेकर जारी सियासी उथल पुथल के बीच मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से अंकिता के पिता वीरेंद्र भंडारी और माता सोनी देवी ने मुलाकात की है। सीएम धामी ने पीड़ित परिवार को भरोसा दिया है कि उनकी मांगों पर सरकार सकारात्मक कार्रवाई करेगी। आपको बता दें कि सीएम ने कहा है कि अंकिता को न्याय दिलाना सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है। तो आपको बता दें यहां पर किस तरीके से न्याय का आश्वासन जो है वो यहां पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की ओर से दिया गया। सीएम धामी से यहां पर मुलाकात के बाद सीएम धामी ने माता पिता को अंकिता के यहां पर भरोसा दिया है कि जो भी इसमें दोषी होंगे उनके ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। हालांकि यहां पर आपको बता दें कि सीबीआई जांच को लेकर भी जो है चर्चाएं संभव बताई जा रही हैं और इस पूरे मामले में यहां पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की ओर से आश्वासन दिया गया। तो चलिए आपको सीधे लेके चलते हैं असम के शहर गुवाहाटी, जहां पर राष्ट्रीय वस्त्र मंत्रियों का सम्मेलन आयोजित हो रहा है, जिसमें मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव भी हिस्सा ले रहे हैं। आखिरकार क्या कुछ कह रहे हैं आपको सुनाते हैं। नेशनल टेक्सटाइल्स मिनिस्टर कॉन्फ्रेंस में मंच पर विराजमान हम सबके सुपरिचित माननीय मंत्री श्रीमान गिरिराज सिंह जी, अभी जिनने अपना विचार बहुत अच्छे से साझा किया, माननीय मंत्री पवित्र मार्गारेट जी, माननीय ब्रह्मा जी, मैडम समी, रोहित कंसल जी, राजेंद्र कुमार जी, इस अवसर पर देश भर के हर राज्य के कमोबेश सभी माननीय मंत्रीगण, सम्मानीय महानुभाव, माँ कामाख्या की इस धरती पर असम से यशस्वी प्रधानमंत्री का एक बार फिर हम सब संकल्प लेके जा रहे हैं कि हम अपने राज्य की सरकारों के माध्यम से न केवल राज्यों को सशक्त कराएं बल्कि रोजगार परक कामों के माध्यम से उनका जीवन भी धन्य करें और दुनिया में भारत का नाम गौरवान्वित करें। मेरी अपनी ओर से खासकर औद्योगिक सहयोग और निवेश की दृष्टि से ये जो माननीय भारत सरकार के द्वारा आयोजित इस आयोजन में माननीय मंत्री जी का सभी अधिकारियों का जो मार्गदर्शन होने वाला है, सच में मैं अपनी ओर से मध्य प्रदेश सरकार की ओर से आपका आभार मानता हूँ, धन्यवाद देता हूँ। जब मैं धन्यवाद दे रहा हूँ तो दिल से ही देना चाहिए, तो ताली बजा करके माननीय हमारे कितने प्रकार से प्रेरित कर रहे हैं सारे कामों को लेकर के, और अच्छा भी लग रहा है। धीरे धीरे करके भारत का वस्त्र उद्योग हमारे विकास में विरासत से विकास की ओर बढ़ते कदम के आज अभी प्रातःकाल थोड़ी देर पहले जब हमने अपनी प्रदर्शनियों का अवलोकन किया और हर स्टॉल से कमोवेश एक से बढ़कर एक स्वस्थ प्रतिस्पर्धा में अपने प्रोडक्शन का प्रदर्शन भी किया और हमारे अपने हुनर के बलबूते पर हजारों लाखों साल पुरानी भारतीय वस्त्र परंपरा के आधार पर वस्त्र उद्योग को बढ़ाने के लिए कितने प्रकार से यत्न प्रयत्न चल रहे हैं, उसका अवलोकन भी हो रहा है, उसका एहसास भी हो रहा है। कितना अच्छा लगता है बैठा हुआ एक कलाकार बांस के कच्चे बांस से वो अपने हाथों में, ऐसा लग रहा है कि परमात्मा ने स्वयं उसको एक ऐसा आशीर्वाद दिया है कि वो अपने इस कला से बनाते बनाते किस प्रकार के गौरवशाली अतीत से भी परिचय करा रहा है। और माननीय मार्गरेटा जी ने तो कहा कि इतनी सुंदर कलाकृति और इतनी सस्ती बेच रहा है, कैसा लग रहा है कि वाकई वो कला की कीमत नहीं है, वो वास्तव में उसके हुनर का सम्मान है। अलग अलग प्रकार से सारे लोगों को जुटाते हुए मैं तो अपने आप को धन्य मानूंगा। मैं जब स्वयं इस नेशनल टेक्सटाइल्स मिनिस्टर कॉन्फ्रेंस में जब आने की बात आई तो हमारे लिए राज्य की दृष्टि से मेरे अपने मिनिस्टर ने कहा कि सर मैं जाने वाला हूं, पर हमने कहा अभी हमारा दूसरा
SIR का भी काम चल रहा, तो हमने कहा कोई बात नहीं, आप तो यहीं रहो, मैं जाता हूं, क्योंकि इस काम की महत्ता ही ऐसी है। हमारी सरकार के गठन के बाद रोजगार परक कामों को लेकर के हमने सबसे टॉप प्रायोरिटी में अगर किसी क्षेत्र को रखा है, तो मुझे खुशी है कि हमारे इस इंडस्ट्री को हमने सबसे टॉप प्रायोरिटी में रखा है, जिसके आधार पर कई सारे प्रकार से हम काम कर रहे हैं। अभी माननीय मैडम समीन से लगाकर सभी लोगों ने माननीय प्रधानमंत्री जी के माध्यम से जो 7 PM मित्र पार्क की बात कही थी, सच में हमने। आगे बढ़ते हैं अब खबरों की ओर। आपको बता दें कि उर्मिला सनावर और सुरेश राठौर की एक बार फिर नई ऑडियो वायरल होने से सियासी बवाल जो है वो मच गया। वायरल ऑडियो में उर्मिला सनावर सुरेश राठौर पर गंभीर आरोप लगाते हुए सुनाई दे रही हैं। मामले को लेकर राजनीतिक गलियारों में चर्चाएं तेज हो गई हैं। वहीं भाजपा ने पूरे मामले को कांग्रेस की साजिश से बताया। भाजपा प्रदेश मीडिया प्रभारी मनवीर सिंह चौहान ने कहा कि ये पूरी तरीके से सुनियोजित षड्यंत्र है। उन्होंने कहा कि 2027 के चुनाव नजदीक आते ही कांग्रेस की बेचैनी बढ़ जाती है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व में हुए कार्यों से जनता भाजपा के साथ है, इसी कारण कांग्रेस ऐसे हथकंडे अपना रही है। देखिए, इस पूरे प्रकरण में जो 2 लोग आपस में बात कर रहे हैं, उनका ऑडियो वायरल हुआ है। इस सब के पीछे कांग्रेस पार्टी का षड्यंत्र है और कांग्रेस पार्टी के ही द्वारा ये सब कुछ कराया गया है। कांग्रेस पार्टी को 2027 को चुनाव को देखते हुए जिस प्रकार से प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की जनता में लगातार लोकप्रियता बढ़ रही है, आदरणीय हमारे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी जिस प्रकार से विकास के काम कर रहे हैं, उस कारण कांग्रेस को अपनी नैया 2027 में डूबती नजर आ रही है। इसलिए इस तरह के नीचता की हरकतों को पार कांग्रेस पार्टी के लोग कर रहे हैं, इस तरह की हरकतें कर रहे हैं, इस तरह के षड्यंत्र वो रच रहे हैं। तो उत्तराखंड में कांग्रेस लगातार भाजपा पर हमलावर हो रही है और नए मुद्दों को लेकर सरकार को घेरने की कोशिश कर रही है। आपको बता दें, इसी पर भाजपा प्रदेश महामंत्री ने क्या पलटवार किया। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व में सरकार बनने के बाद से कांग्रेस की बेचैनी बढ़ गई है। भाजपा राज्य में विकास के नए आगाम स्थापित हो रहे हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि कांग्रेस अब मुद्दाहीन हो चुकी है। राजनीतिक लाभ के लिए कांग्रेस अंकिता भंडारी जैसे संवेदनशील मामलों पर भी दुर्भाग्यपूर्ण राजनीति कर रही है। जनता भाजपा के विकास कार्यों को समझ रही है, इसी कारण विपक्ष बौखला गया है। देखिए, निश्चित रूप से जब से उत्तराखंड में आदरणीय पुष्कर सिंह धामी जी के नेतृत्व में सरकार चल रही है, तो कांग्रेस को इस उत्तराखंड में कोई भी मुद्दा नहीं मिला। कांग्रेस बार बार मुद्दा ढूंढने का प्रयास कर रही थी, इसी प्रकार के भ्रम फैलाने का प्रयास कर रही थी, लेकिन कांग्रेस उसमें सफल नहीं हुई है। आज हम देखते हैं कि सरकार ने अनेकों ऐसे लोक कल्याणकारी निर्णय लिए हैं जिनके कारण से हमने देखा कि पंचायत के चुनाव हो, निकाय के चुनाव हो, विधानसभा के चुनाव हो, लोकसभा के चुनाव हो, सारे चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को सफलता मिली है। जब हताश और निराश कांग्रेस हो चुकी है, तब इस प्रकार से जो दुर्भाग्यजनक घटना इस उत्तराखंड में एक अंकिता भंडारी के रूप में हुआ है, उसकी आत्मा को बार बार झकझोरने का काम, उत्तराखंड में नकारात्मक राजनीति करने का काम एक कांग्रेस कर रही है। हम कांग्रेस को इस मंसूबे में बिल्कुल भी सफल नहीं होने देंगे। तो फिलहाल एक बहुत छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, जब लौटेंगे आप बने रहें सिर्फ इंडिया वॉइस पर। ब्रेक के बाद जो है फिर एक बार आपका स्वागत है। आगे बढ़ते हैं बाकी खबरों की ओर। उत्तराखंड में महिलाओं को सशक्त बनाने की दिशा में एक और बड़ा कदम उठाया गया। देहरादून में FICCI लेडीज ऑर्गेनाइजेशंस के उत्तराखंड चैप्टर द्वारा फीको FLO कॉन्वेकेशन 2026 का यहाँ भव्य शुभारंभ हुआ है। सम्मेलन का उद्देश्य महिलाओं को डिजिटल सशक्तिकरण, उद्यमी सरकारी सहभागिता और सतत आजीविका से जोड़ना है। इस वर्ष आपको बता दें, सम्मेलन की थीम द पावर टू एम्पावर रखी गई थी। FICCI FLO उत्तराखंड चैप्टर की चेयरपर्सन डॉक्टर गीता खन्ना ने कहा कि महिला उद्यमिता आर्थिक विकास की रीढ़ है। उन्होंने कहा कि यह थीम महिलाओं को आत्मनिर्भर और नेतृत्व बनाती का साथ साथ यहाँ सशक्त भी बनाएगी। आपको बता दें, कार्यक्रम में डिजिटल अवेयरेशन का भी विशेष जोर यहाँ पर दिया गया। हमारा खेती का क्षेत्रफल 2,10,000 हेक्टेयर कम हो गया है, लेकिन हमारा उत्पाद विशेष कृषि संकल्प यात्रा हमने निकाली। पहले क्या होता था, किसान इस बात का प्रतीक है, इस कारण हम नई तकनीक का प्रयोग कर रहे हैं। रुद्रप्रयाग के गुलाबराय मैदान में 7 दिवसीय रुद्रनाथ महोत्सव रंगारंग सांस्कृतिक कार्यक्रम और पारंपरिक झांकियों के साथ शुरू हो गया।
इस बार महोत्सव को शीतकालीन यात्रा उत्सव के रूप में आयोजित किया जा रहा है। मेले का उद्घाटन जिलाधिकारी प्रतीक जैन, जिला पंचायत अध्यक्ष पूनम कठैत और नगर पालिका अध्यक्ष संतोष रावत ने किया था। जिलाधिकारी ने कहा कि इससे पर्यटकों को पहाड़ और संस्कृति की परंपराओं को जानने का अवसर मिलेगा। नगर पालिका अध्यक्ष ने अधिक संख्या में पहचानने की अपील की है। पेट्रोल पंप से गुलाब बार मैदान तक भव्य झांकी निकाली गई, जिसमें आपको बता दें झांकी में नंदा राजमाता, रावण पांडव नृत्य और लोक सांस्कृतिक की झलक देखने को मिली। आज रुद्रनाथ महोत्सव और शीतकालीन यात्रा उत्सव के रूप में हम इस महोत्सव को मना रहे हैं और जितने भी लोगों ने हमें यहाँ पर सहयोग किया है, हमारी महिलाएं हैं, एसएसजी की टीमें हैं, बहुत से हमारे ढोल वादक आए हैं, स्कूल की टीमें आई हैं, आप सबका हम बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। जिस तरह से हम लोगों की सोच है कि यात्रा चार धाम यात्रा जिस तरह से चलती है उसी तरह से शीतकालीन यात्रा उत्सव के रूप में हम इसको मनाने जा रहे हैं। और मैं पूरे रुद्रप्रयाग की जनता से और अन्य जगहों के भी हम सबसे निवेदन करता हूँ, आप 7 तारीख से 13 तारीख तक रुद्रनाथ महोत्सव में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लें। कार्यक्रम का रंगारंग आगाज हो चुका है। अभी हमने देखा कि सुबह से जो झांकियां हैं, उत्तराखंड की विभिन्न संस्कृतियां हमें देखने को मिली। इसमें हमें सांस्कृतिक विरासत और विश्व धरोहर रामायण की झलक देखने को मिली और सभी विद्यालयों ने बहुत अच्छे ढंग से अपनी अपनी झांकियों को प्रस्तुत किया। साथ ही नगर के जो वार्ड्स हैं, सभी वार्ड की जो महिला मंगल दल की महिलाएं हैं, उनके द्वारा भव्य आयोजन और भव्य झांकियां उनके द्वारा निकाली गई। तो मतलब मैं ये कहना चाहती हूँ कि महिलाएं आज केवल किचन तक ही सीमित नहीं है, उनके द्वारा जो रंगारंग आगाज विभिन्न पांडव शैली में जो उन्होंने नृत्य किया, वो उसकी जो भव्यता थी वो देखते ही बन रही थी। आज रुद्रप्रयाग नगर पालिका क्षेत्र अंतर्गत हमारे गुलाब राय मैदान में एक बहुत ही भव्य 7 दिन का महोत्सव हम लोग आज उसका शुभारंभ कर रहे हैं। रुद्रनाथ महोत्सव 7 से 13 तारीख को 7 से 13 जनवरी तक हम लोग यहाँ पे ऑर्गेनाइज कर रहे हैं और एक शीतकालीन महोत्सव के रूप में इस महोत्सव को ऑर्गेनाइज कर रहे हैं। हम अक्सर देखते हैं कि विंटर सीजन में काफ़ी लोग आजकल शीतकालीन यात्रा के लिए आने लगे हैं। 2-3 दिन से स्नोफॉल भी हमारे को ऊपरी क्षेत्रों में, जिले के ऊपरी क्षेत्रों में देखने को मिली है, तो खासा टूरिस्ट का भी यहाँ पे आवागमन हो रहा है। तो उन्हीं पर्यटकों के लिए एक और अच्छा महोत्सव के रूप में यहाँ पे सेलिब्रेट करना, जहाँ पे रुद्रप्रयाग जनपद के बहुत सारे स्टॉल्स लगेंगे। यहाँ पे जो भी महिला स्वयं सहायता समूह है उन्होंने भी स्टॉल लगाए हैं, बहुत सारे स्कूल के बच्चों ने भी स्टॉल लगाए हैं और हम देख सकते हैं कि अभी बहुत बड़ी सुंदर भव्य रैली रुद्रप्रयाग मार्केट के थ्रू भी बच्चों के माध्यम से निकाली जा रही है। अंकिता भंडारी हत्याकांड का मामला लगातार प्रदेश ही नहीं बल्कि पूरे देश में एक चर्चा का विषय बन गया है। मामले में कथित वीआईपी का नाम सामने आने से जनभावनाएं उग्र हो रही हैं। इसी बीच अंकिता के पिता वीरेंद्र भंडारी ने 11 जनवरी को उत्तराखंड प्रदेश बंद का आह्वान भी किया। उन्होंने प्रदेशवासियों से अपील की है कि वे इस आंदोलन में बढ़ चढ़कर हिस्सा लें ताकि सरकार को जनता की आवाज सुनाई दे। वीरेंद्र भंडारी ने कहा कि ये लड़ाई अब केवल उनके परिवार की नहीं बल्कि पूरे प्रदेश की बेटियों को न्याय दिलाने की है। उन्होंने विश्वास जताया कि जब तक वीआईपी का नाम सार्वजनिक नहीं होता और सीबीआई द्वारा निष्पक्ष जांच नहीं की जाती, आंदोलन जारी रहेगा। को मैंने 11 जनवरी को जो बंद का आह्वान रखा गया है, एक मेरी बेटी नहीं थी बल्कि एक पूरा उत्तराखंड, पूरा समाज, भारतवर्ष की बेटी थी और उसको न्याय दिलाने के लिए 11 जनवरी को बंद का आह्वान किया गया। मैं सभी जनता से, विशेषकर जो हमारे व्यापारी संघ के लोग हैं, ये अपने उस दिन इस बंद को सफल बनाने के लिए हमें पूर्ण सहयोग करें। सर, जो उर्मिला है वो भी आप देहरादून पहुंच गई हैं, उनके बयान को किस तरह से देखते हैं आप? देखो, जिस तरह से अभी तक तो उर्मिला राठौर से हमें बात हुई नहीं, लेकिन जिस ढंग से वो बोली है कि मैं दूंगा वीआईपी कौन है और कहाँ थे उस दिन, तो उसके बयानों के अनुसार उसी के बाद जो भी होगी कार्रवाई होगी। जो वीआईपी का नाम आ रहा है, इनको सीबीआई जांच की जो आप मांग कर रहे हैं? देखो, वीआईपी का नाम नहीं आएगा तो सीबीआई की जांच होगी। बद्रीनाथ धाम में कड़ाके की ठंड के कारण मास्टर प्लान के कार्यों को मार्च तक के लिए रोक दिया गया है। हालांकि धाम में अभी बर्फबारी नहीं हुई है, लेकिन सुबह और शाम के समय तापमान 0 से नीचे जा रहा है, जिससे काम करना मुश्किल हो गया है। ठंड के बढ़ते प्रभाव को देखते हुए ठेकेदारों और कर्मचारियों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए कार्यों को स्थगित कर दिया गया है।
खबर देहरादून से है, जहां नगर निगम ने इस वर्ष के स्वच्छ सर्वेक्षण के लिए अपनी तैयारी तेज कर दी है। पिछले साल 61वीं रैंक पाने के बाद यहां पर नगर निगम ने इस पर टॉप 10 में से जगह बनाने का लक्ष्य तय किया है। इसके तहत कर्मचारियों को जिम्मेदारी सौंपकर यहां कूड़ा उठाने और डोर टू डोर कूड़ा कलेक्शन की मॉनिटरिंग पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। सोर्स सेग्रीगेशन को बढ़ावा देने पर भी यहां पर जो है जोर दिया जा रहा है। फरवरी से स्वच्छता सर्वेक्षण प्रक्रिया शुरू हो सकती है, जिसमें पहले पब्लिक फीडबैक लिया जाएगा और फिर टीम शहर के विभिन्न इलाकों का दौरा करेगी। निगम की रणनीतिक कर्मचारियों की जिम्मेदारी को लगातार बढ़ाना यहां पर जो है और उसकी निगरानी पर अधिक जोर यहां पर दिया जा रहा है। देखिए, हमारे अपने कार्य जो है पूर्णतः रूप से जो है गतिमान है, और जब भी स्वच्छ सर्वेक्षण शुरू होगा तो उसमें पूर्ण रूप से जो है जितने भी हमारे जो पॉइंट्स हैं और जो भी हमारे हेड्स होंगे उसके अनुसार जो है पूरी कार्रवाई पूर्ण कर ली जाएगी, ताकि जो है देहरादून को और ऊपर जो है रैंक में लेके जाया जाए। लंडौरा में खेत के किनारे लगे बिजली पोल को लेकर किसानों और विभाग के बीच विवाद सामने आया है। किसान ने पोल खेत में लगाने को लेकर सीएम पोर्टल पर शिकायत यहां पर दर्ज कर दी। इसके बाद आपको बता दें, बिजली विभाग पोल बदलने के लिए ठेकेदार को भेजा, लेकिन किसान ने पूरे स्थान पर ही पोल लगाने का विरोध किया। किसान का कहना है कि उन्हें जमीन का कोई मुआवजा नहीं मिला है। स्टेशन रोड स्थित राजेंद्र यादव ने खेत में 33 केवी लाइन के 4 जर्जर पोल जो है वो यहाँ लगाए थे। आधा बीघा जमीन बेकार हो गई है। किसान ने पोल साइड में लगाने की मांग यहाँ पर की है। विभाग ने मामला उच्च अधिकारियों को भेज दिया। भाई साहब, मैंने शिकायत करी थी सीएम पोर्टल पर, ये मेरे खंबे जो जर्जर हालत में है ये बदले जाओ। अब विभाग के आदमी आए इन खंभों को बदलने के लिए। मेरी रिक्वेस्ट ये है कि मेरे पास सिर्फ 2 बीघे ज़मीन है बोने खाने की, ये इस 2 बीघे के बीच में लगे हुए हैं खंभे। मेरी बिजली विभाग से सिर्फ यही विनती थी कि मेरे इसे खेत की साइड में लगा दीजिए। जो लगाने को वो तैयार नहीं है किसी भी शर्त पर, इसीलिए मैं इन खंभों को बदलवाने का विरोध कर रहा हूँ। विभाग अगर इनको नहीं बदलना चाहता तो इसकी जिम्मेदारी जान माल की भी बिजली विभाग की होगी, क्योंकि मैं चाहता हूँ मेरे खेत के बीच में से हटके साइड में लग जाए, बस मैं और कुछ नहीं चाहता हूँ। तो फिलहाल के लिए देवभूमि समाचार में मेरे साथ इतना ही। जल्द होंगे हाजिर और खबरों के साथ। आप बने रहें सिर्फ इंडिया वॉइस पर। आपको दिखाएगा।